हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, बहुत स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर फिजिक्स का क्लास दीजिए, फिजिक्स का क्लास दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का क्लास लेकर के आया हूँ। क्लास 12 मैं आपको आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से पढ़ाऊँगा। चूँकि समय काफ़ी कम है और मेरे पास में समय का भी काफ़ी अभाव रहता है, इसीलिए जो है मैं आपको उस टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा जो पूरे BM क्वेश्चन होंगे, अर्थात बोर्ड मॉडल होंगे। और मैं पूरे गारंटी देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को यानी इस वीडियो को फॉलो करेंगे, आपको 60+ नंबर आने की पूर्णतः संभावना है। उसके बाद मैं प्रत्येक वीडियो में जो एक्सप्रेशन, जो 5 नंबर के एक्सप्रेशन आते हैं, ये पूरे किताब से यानी मैं 12th के किताब से 12 डेरिवेशन मैं आपको दूंगा मात्र। और 12 डेरिवेशन में 5 डेरिवेशन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें 3 डेरिवेशन आप बना करके आसानी से चले आओगे, है ना। उसके लिए मैं आपको स्पेशल से एक क्लास दूंगा डेरिवेशन के लिए। अभी मैं आपको इसे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकल करके आएंगे और 2 नंबर के प्रश्न निकल करके आएंगे। इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों का व्याख्या करते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 है, फिजिक्स का क्लास आज होगा आपका यूनिट 1। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका अर्थ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स के संयोग से मिलकर के बना है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर के बना है। इस इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट। चार्ज को हिंदी में कहते हैं आवेश और रेस्ट को कहा जाता है विराम। इसका आप शाब्दिक अर्थ समझ गए। शाब्दिक अर्थ हुआ कि जब आप आवेश का अध्ययन करते हैं लेकिन विराम की अवस्था में, अर्थात विराम की अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, विराम की अवस्था में हम आवेश का अध्ययन करेंगे। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने समझ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिएगा, अब आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत आवेश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की बात, विद्युत आवेश क्लास 12 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की बात होगी। और आपको आवेश से रिलेटेड क्लास 10th में भी पढ़ने हैं। तो 10th के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी ज़्यादा फायदा होगी, क्योंकि आने वाला एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, विद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में। आवेश जो होता है संसार के सभी वस्तुओं का गुण होता है। हम में भी वो गुण है, हर चीज़ में है। हवा, जमीन, मिट्टी, वायु, पानी, हर चीज़ों में वह गुण होता है आवेश का। और आवेश का वह गुण होता है जो अपने से छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो अपने से छोटे छोटे जो वस्तु होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वस्तु के इसी गुण को आवेश कहते हैं। हम आवेश को देख नहीं सकते हैं। हम आपसे कहें कि क्या आपने हवा को देखा है, क्या आपने प्रकाश को देखा है, तो ये सब चीज़ों को देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम आवेश को, जब किसी पदार्थ में आवेश का प्रभाव होगा तो उसको हम टच करके उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार की पहले उलझन थी। अनेक वैज्ञानिकों ने इस पर काफ़ी समाधान किया और इसके बारे में अलग अलग तरीके से समझाया। और अंततः एक बात सामने आई कि आवेश जो होता है संसार के सभी वस्तुओं का, प्रत्येक वस्तुओं का गुण होता है, जिस गुण के कारण प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखेंगे तो इस आवेश में अब आपको पढ़ने क्या क्या है। इस आवेश का जो है नामकरण 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट के द्वारा किया गया था, आवेश का नामकरण। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है।
आवेश दो प्रकार के, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस, आप ऐसे भी शॉर्टकट में जान सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर समान आवेश होंगे, समान आवेश का मतलब या तो दोनों प्लस आवेश होगा, नहीं तो दोनों माइनस आवेश होगा। तो यदि आवेश समान है, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करते हैं। प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण को ही हम विकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण का दूसरा नाम है विकर्षण। ये भी आपका प्रतिकर्षण का ही काम करेगा। ये दोनों प्रतिकर्षण है, क्योंकि आवेश समान है, दोनों धनात्मक होगा फिर भी प्रतिकर्षण बल काम करेंगे, आवेश ऋणात्मक होगा फिर भी प्रतिकर्षण बल काम करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, अगर विपरीत आवेश की अगर हम चर्चा की, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस अगर हो तो इसमें आकर्षण की क्रिया होती है। हम जितने भी उपकरण, आप लोग जितने भी उपकरण के बारे में जानते हैं या उसको चलाते हैं, यही दो आवेश पर यह कार्य करता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक। इसी के संयोग से सभी उपकरणों को, सभी सिस्टमों को हम चला पाते हैं। तो विपरीत आवेशों के बीच जो बल लगता है, यह बल आकर्षण का बल होता है। ठीक है। अब देखेंगे, ये जो आवेश जो दो प्रकार के हो गए, प्लस और माइनस, ये दोनों चिन्हों को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बतलाया। जो आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का चिन्ह जो है, चिन्ह बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने प्लस और माइनस चिन्हों को स्पष्ट किया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आपको आवेश के मात्रक के बारे में बता दूं। आवेश की एक और परिभाषा बोल सकते हैं, Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। ध्यान से देखिएगा, Q इजकल टू IT, इसका अर्थ क्या हुआ? तो Q इजकल टू IT का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। I को कहते हैं विद्युत धारा, और T को कहते हैं समय। सिंपल सी बात हो गई। धारा एवं समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। किसी चालक में, चालक का मतलब होता है तार, जिसको इंग्लिश में कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर, जिसको हम चालक या सुचालक के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह किया जाए, और धारा का प्रवाह कितने समय के लिए होता है, मान के चलिए कि अगर हम 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए अगर हम प्रवाहित करते हैं, तो उसको हम 1 कूलम्ब आवेश कहते हैं। अर्थात वही आवेश की आपकी परिभाषा होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाए, है ना, और उसमें लगा समय t हो, या t समय में किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है, उसी को हम आवेश कहते हैं। अब इसका मात्रक आप देखेंगे, आवेश का मात्रक जो हुआ, जैसे यहाँ पे हम Q इजकल टू IT दिए, तो I को कहते हैं विद्युत धारा। 9th क्लास में आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, मूल राशि। और ये विद्युत धारा आपका है मूल राशि। विद्युत धारा मूल राशि है। मूल राशि की संख्या 7 को होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, 7 मूल राशि है। उसी में से ये विद्युत धारा और समय, ये दोनों मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं, और जब यही एम्पियर सेकेंड मिलेगा तब बन जाएगा कूलम्ब। देखेंगे कूलम्ब, है ना, कूलम्ब हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। तो एम्पियर सेकेंड के मिलने से कूलम्ब का निर्माण होता है। और ये आवेश जो है, यह आवेश एक अदिश राशि है। ध्यान से देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी सुंदर तरीके से डील होते चले जाएगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट को, वीडियो को भगा के मत देखिए, एकदम बने रहिए वीडियो पे और देखते चलिए, ऑब्जेक्टिव आपका जो है कंटिन्यू निकलते चला जाएगा। तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड, और इसी एम्पियर सेकेंड को हम कूलम्ब कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कूलम्ब की परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाए। देखिए यहाँ पर इसे से समझ लीजिए, एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर और सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया जाएगा, तो इसी का मान हो जाएगा 1 कूलम्ब। कूलम्ब को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये कैपिटल सी से, और आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप स्मॉल क्यू लिखिए या कैपिटल क्यू लिखिए, ये आवेश हो गया। ठीक है, आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, जबकि छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। बड़ा मात्रक ध्यान से देखेंगे, बड़ा मात्रक किसके लिए? आवेश के लिए। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, फैराड। ठीक है, और सबसे छोटा मात्रक जो होता है, छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। ठीक है, ये कूलम्ब जो होते हैं ये एक प्रकार का बल है, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलम्ब बल। विद्युतीय बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछ जाते हैं इसके बारे में, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युतीय बल, केंद्रीय बल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कूलम्ब बल है, ऑप्शन दे दिया, विद्युतीय बल, केंद्रीय बल, दोनों ननअवधि, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। कूलम्ब बल विद्युतीय बल भी होते हैं और कूलम्ब बल जो होते हैं वो केंद्रीय बल भी होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कूलम्ब का नियम। आइए अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, कूलम्ब का नियम। तो देखिए कूलम्ब का नियम है क्या? कूलम्ब का नियम जो है वो दो आवेशों के लिए सत्य है, दो आवेशों के लिए कूलम्ब का नियम लागू होता है ना। और ये जो है देखिए, इसमें जैसे हमने मान लिया कि दो आवेश हमने ले लिया, टॉपिक में ऊपर डाल देता हूँ, मेन टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई आपका क्वेश्चन होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। चलिए इसमें देखते हैं, मान लिया कि हमने दो आवेश लिया, Q1 और Q2, दो आवेश लिया। ठीक है, और दोनों आवेश के बीच जो लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल है, वह आकर्षण और विकर्षण बल हमने F मान लिया, और दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ध्यान से देखिएगा, गजब का टॉपिक आपका है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कूलम्ब का नियम है ना, कूलम्ब के नियम के दोषों को लिखिए। कूलम्ब से रिलेटेड बहुतों बात आपको पढ़ने हैं, वहाँ आवेश का कांटमीकरण, उसका जो है आवेश संरक्षण के नियम, ठीक है, आवेशों की योज्यता। तो हम हर बिंदु पर फोकस करेंगे, हर बात पर पहलू करेंगे। पहले आप कूलम्ब के नियम को समझिए। तो इसमें हमने ले लिया, मान लिया कि दो बिंदु आवेश है और एक है Q1 दूसरा है Q2, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r ले लिया, और दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल F है। ये बड़ी बात है, आकर्षण और विकर्षण बल हमने क्यों कहा? चलिए क्लास 11th में आप पढ़े होंगे कैपिटल G के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। मैं पहले उसको फोकस कराता हूँ। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में F जो होता है वह G m1 इंटू m2 अपॉन d² होता है। अब देखेंगे ये होता है बल और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 जो होते हैं वो द्रव्यमान होते हैं, और d जो होता है वो दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी होता है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो इसमें जो बल जो लगते हैं ये बल केवल आकर्षण का बल लगते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण में केवल आकर्षण बल लगेंगे, जबकि कूलम्ब के नियम में आकर्षण और विकर्षण दोनों बल लगते हैं। ये एक डिफरेंस भी हो गया दोनों में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और कूलम्ब के नियम में आप क्या अंतर जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कूलम्ब का नियम जो है वह दो आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का नियम दो वस्तुओं के लिए, दो द्रव्यमान की वस्तुओं के लिए लागू होता है। एक तो अंतर ये हो गया। दूसरी अंतर आप ये बोल सकते हैं कि कूलम्ब का नियम में जो लगने वाला बल है वह आकर्षण तथा विकर्षण का बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के नियम में लगने वाला बल केवल आकर्षण का बल होता है। ये दो अंतर हुआ। अगर आपसे समानता पूछा जाए कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम और कूलम्ब के नियम में आप समानता बताइए, तो एक समानता जान लीजिए, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है।
तो आइए देखते हैं इसको। कूलम के नियम में Q1 Q2 हमने दो आवेश मान लिया, इसके बीच की दूरी को हमने लिखा r, और दोनों पर लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल F है। तो कूलम के दो नियम हैं। लॉ फर्स्ट को देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल होगा F होगा, यह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो देखिए दोनों आवेशों को हमने गुणा कर दिया और गुणनफल के समानुपाती है। कौन समानुपाती होगा? लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल। इसको हमने मान लिया समीकरण x। पुनः लॉ 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि दोनों आवेशों पर जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल है, दोनों आवेशों पर जो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण का बल है, यह इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r²। इसको समझिए, आकर्षण या विकर्षण का जो बल है, यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी को, तो देखिए दूरी r हो गया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका समीकरण y। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण y को ऐड करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण x एवं y से, समीकरण x एवं y से। तो आप देख लो, समीकरण x में हो गया f समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। अब इसी को हम इक्वल टू, अब देखिए समानुपाती हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लिखेंगे k। ये k कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हो गया Q1 Q2/r²। आप इधर साइड में लिख सकते हैं, जहाँ k इक्वल टू कांस्टेंट, हिंदी में इसको नियतांक कहते हैं, नियतांक, जिसे निर्वात का मतलब जहाँ हवा भी न हो, कुछ भी न हो, जिसे निर्वात का परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युतांक वो पदार्थ होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो धारा के प्रवाह का विरोध करे उसी को परावैद्युतांक कहा गया। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, है ना, ला हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी परावैद्युतांक है जो धारा का विरोध करता है, आवेश का विरोध करता है। ठीक है, चालक में प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, उसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इस के का मान जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठोस के लिए के का मान अनंत होता है, जबकि निर्वात के लिए अगर के की बात किया जाए तो निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए, ये तो फार्मूला हो गया, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r²। अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहे तो इतना पर भी लिख करके छोड़ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन और अगर लिखने की इच्छा है तो F इक्वल टू, अगर K को हटाते हैं तो लिखेंगे 1/4πε0। ये ε0 है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, इतना पर भी आप लिख करके चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब इसमें कंडीशन है कि इसका ये है क्या, इसमें लिखेंगे ये भी कांस्टेंट है, जहाँ ε0 इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये देख लेंगे। और यही जो आपका हुआ, यही कूलम का नियम है। कूलम के यही 2 नियम है। ये एग्जाम में 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे कूलम का नियम पूछे तो ये दाहिने साइड में पिक्चर बनाइए और उसके बाद ये थ्योरी लिखिए, लिखने के बाद के कांस्टेंट रख दीजिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, तो अब हम यूनिट निकाल करके आप लोगों को बताते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक जो हम बताए थे परावैद्युतांक कूलम के नियम में, उसका चलिए यूनिट देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, टॉपिक हम बना दिया, ये स्टार्ट जब हम देंगे तो समझिएगा हमने टॉपिक बनाया। यूनिट ऑफ के, हिंदी में इसको कहते हैं परावैद्युतांक का मात्रक, या यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक को हिंदी में परावैद्युतांक कहते हैं, उसी का वो मात्रक बताते हैं। तो चलिए मात्रक कैसे निकालेंगे, चूँकि फार्मूला आते हैं कूलम के नियम में,
अभी आपको क्या बताया गया, एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका कूलम का नियम। अब कूलम के नियम में आपको के का मान चाहिए, तो के का मान ज्ञात करने के लिए अब हम करते क्या है, के इजकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ऐसा हम कर सकते हैं। के का मान ज्ञात करना है, एफ में आर स्क्वायर से गुना कर दिया, Q1 Q2 को हमने भाग में ले आया। अब देखिएगा, या के इजकल टू, चलिए सबका मात्रक रखते हैं, एफ को कहते हैं फोर्स बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन का सिंबल एन होता है। आर को कहते हैं दूरी, दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, फिर आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो अब आप देखेंगे, या के इजकल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम में कूलम से गुना करते हैं तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो गया के का मात्रक। इसी को अगर आप लिखना चाहेंगे इस कंडीशन से, तो यह के इजकल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स टू, कूलम इनवर्स टू हो गया, के इजकल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स टू। ये जो आप मात्रक देखें, ये मात्रक के परावैद्युतांक के लिया गया, ठीक है। चलिए अब इसका हम सीखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं बीमा। बीमा आप सीखिए, बीमा जो है आप लोगों को भी पता नहीं क्या है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बीमा सिखा दूंगा, ताकि क्लास 11th और 12th आपका बिल्कुल जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। बीमा में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी, एक वीडियो में आपका सारा बीमा की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो देखिए टॉपिक हम बनाते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशन ऑफ के, हिंदी में इसको कहते हैं परावैद्युतांक की बीमा। तो देखिए परावैद्युतांक की बीमा कैसे निकालेंगे, अब लिखते हैं फार्मूला, पुनः इसी फार्मूला को हम उठाएंगे, एफ इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब इसको देखिएगा, इसी की जगह पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो के इजकल टू हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। चलिए अब हम के का बीमा रखते हैं, ध्यान से देखेंगे, एफ को कहते हैं फोर्स बल, और बल का बीमा होता है MLT इनवर्स टू, MLT इनवर्स टू। आपको अभी थोड़ा ये दिक्कत होगा, आप अगर बीमा का वीडियो देख ले तो आपको पूरी बातें आ जाएगी समझ में कि ये एफ का बीमा कहाँ से लाया गया, आर का बीमा कहाँ से आया, सारी समस्याएं क्लियर हो जाएगी। आर को कहते हैं दूरी, और दूरी का बीमा एल होता है, उसका स्क्वायर हो गया, तो एल स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, फिर बटा में क्यू, और क्यू बराबर होता है IT, IT के लिए बीमा होता है AT, फिर देखिए क्यू बराबर IT, तो बीमा हो गया AT, ठीक है। अब इसी को ऐड करेंगे तो के इजकल टू एम, एल यहाँ पर देखिए एल इसमें एक गो है और एल में दो गो है, तो दोनों को गुना करेंगे, एल का पावर कुछ नहीं तो एक और पावर दो, जब आधार बराबर हो गुना में हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो एक और दो मिल करके हो गया 3, T इनवर्स 2। चलिए आगे देखेंगे, बट्टा में ए से गुना करते हैं ए स्क्वायर, और टी में टी से गुना करते हैं टी स्क्वायर, वैल्यू आएगा, या के इजकल टू MLQ T इनवर्स 2 इंटू ए इनवर्स T इनवर्स 2। इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर टी स्क्वायर नीचे बट्टा में प्लस में, ऊपर ले आएंगे इनवर्स में, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ऊपर गया माइनस, टी स्क्वायर प्लस ऊपर गया माइनस। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो m इसमें है इसमें नहीं है, तो m के लिए m रखा गया। अब देखेंगे l इसमें है और इसमें नहीं है, तो चलिए सेम टू सेम उतार दीजिए, एल क्यू, टी यहाँ भी है टी यहाँ भी है, टी का पावर -2 टी का पावर -2 -2 मिल करके हो गया -4, टी के पावर -4, और क्या बच गया ए इनवर्स 2, ठीक है। अब आप देखिए ये जो अभी हमने निकाल करके बतलाया, ये आपका आ गया बीमा, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक के लिए, के का बीमा आपने प्राप्त किया। अब मैं चलता हूं इसका वैल्यू कैसे इसका निकलेगा, ध्यान से देखेंगे, टॉपिक में चेंज कर रहा हूं, अगला टॉपिक लिखेंगे, अगला टॉपिक में स्टार में लिखता हूं वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के, हिंदी में इसको कहते हैं
परावैद्युतांक का मान एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसका मान अभी जितने बात मैंने बतलाया हर चीज़ पूछा जाएगा। अब यही विद्यार्थी इसको रट्टा मार लिया। अब इसी को आप कॉन्सेप्ट से सीखे तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप आसानी से इसको निकाल देंगे। मात्रक अगर भूल भी गए होंगे तो फार्मूला केवल याद होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है बीमा और मात्रक ज्ञात करने का सबसे बेहतरीन तरीका फार्मूला। जिस बच्चे को जितना अधिक फार्मूला याद होगा उसको मात्रक और डायमेंशन का कहीं से भी कोई दिक्कतें नहीं होगी। मात्रक और डायमेंशन जो निकलते हैं यानी यूनिट और डायमेंशन, ये फार्मूला का कमाल है। फार्मूला आप याद कीजिए, आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। वैल्यू ऑफ के, तो वैल्यू ऑफ के का मान जो होता है, मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। के का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9। उसका देखिए मात्रक यहाँ से उठाते हैं तो मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा ये इसका वैल्यू है। ये न्यूमेरिकल में भी काम करता है। के का मान ज्ञात करने के लिए पूछेगा या न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन देता है तो के जगह पर 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 वैल्यू पुट करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अब हम अगला टॉपिक लिखते हैं। एक बात मैंने आपको बतलाया था कूलम के नियम में। कूलम के नियम में जब मैंने के को हटाया था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखा था। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानते हैं। अब हम लिखेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हिंदी में इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक या एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक कैसे हुआ इस पर ध्यान से देखेंगे। देखिए फार्मूला हम लिखते हैं, चूँकि एफ बराबर कूलम के नियम में क्या ला गया था, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या एफ इक्वल टू मैंने के को हटा दिया। या इसको देखिए मैंने के को हटाया और के को हटा करके लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बातों को समझ लीजिए क्या है। के को हटाया तो लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को हटाया तो लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका अर्थ ये हुआ कि जितना के का मान होगा उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा। ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए के जो होगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में होगा। अब जैसे में देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा के का वैल्यू, तो के बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9। तो जब के का मान इतना होगा तो के जगह पर अगर हम 9 गुणे 10 के पावर 9 लिखते हैं तो यही मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं के बराबर भी इतना होता है, और नहीं तो हम इधर साइड में लिख देते हैं या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका भी मान जो होगा वह 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 के समतुल्य होगा। यानी के का मान जितना होता है उतना ही वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इसके वैल्यू पर। इसका वैल्यू हम निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकालेंगे सो देखिएगा, इसको हम घेर देते हैं दोनों को। ये देखिए के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको मान चाहिए एप्सिलॉन नॉट का, तो पोजीशन को चेंज करते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, के को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के। चलिए, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको, ये 4 पाई जो है 4 पाई ये शुद्ध संख्या है, ये शुद्ध संख्या है। 4 पाई का न तो कोई मात्रक होता है और न ही कोई बीमा होता है। ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस दोनों है। मात्रकहीन और बीमाहीन हिंदी में इसको कहा जाता है। तो इसकी न तो कोई बीमा होती है न ही कोई मात्रक होता है, इसलिए ये हट जाता है। इसकी कहानी खत्म हो गई तो बच गया 1/k। चलिए, है मेरे पास जगह नीचे, तो इसका वैल्यू हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर k है और आप ज्ञात क्या कर रहे हैं, टॉपिक देखेंगे यूनिट। तो चूंकि यूनिट ज्ञात कर रहे हैं इसीलिए आप यूनिट पर पहुंच जाइए, के यूनिट पर। तो के का यूनिट आपने क्या ज्ञात किया,
न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। चलिए अब ऊपर से देखते हैं, ऊपर से कंडीशन को समझिए। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ध्यान से देखिए, न्यूटन का पावर कुछ नहीं तो 1, तो न्यूटन का पावर हो गया 1। अगर इसको हम ऊपर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा न्यूटन इनवर्स, उसके बाद मीटर इनवर्स 2, मीटर तो +2 है, ऊपर गया -2, और ये कूलम इनवर्स 2, कूलम का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। तो ये हुआ इसका पहला मात्रक। ठीक है, पहला मात्रक। इसका एक मात्रक और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मात्रक को आपको समझ में नहीं आएगा, वो अगले चैप्टर से टॉपिक लिया गया है, विद्युत विभव और विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस चैप्टर को उठाएंगे तो इससे रिलेटेड मैं आपको बतलाऊंगा। तो देखिएगा, इसका ऐसे हम लिख देते हैं, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट का अन्य मात्रक जो होता है वो होता है फैराड प्रति मीटर। ये होता है फैराड प्रति मीटर होता है। ठीक है, फैराड का सिंबल होता है F और मीटर का सिंबल M। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F/M, F/M। चलिए ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे, अभी मैंने क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मैंने निकाला। अब आइए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। हम टॉपिक लिखते हैं, अगला टॉपिक डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ। चलिए तो अब देखते हैं इसका डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा। तो देखिए इसकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चूंकि अब आप इस फॉर्मूला को देखिए, यहाँ से आप समझेंगे किधर गया। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k। चलिए हम इससे ऊपर वाला वैल्यू लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π इंटू के, 1/4π इंटू के। अब आप देखेंगे ये 4π, मैंने आपको क्या बतलाया, ये 4π शुद्ध संख्या है, प्योर नंबर इसको कहते हैं। 4π की न तो कोई बीमा होती है न ही कोई मात्रक होता है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। तो यूनिट लेस भी हो गया और साथ ही साथ ये देखिए ये डायमेंशन लेस भी हो गया, अर्थात इसकी कोई बीमा भी न होगा। चलिए इसको कलर चेंज करके बताते हैं, इसकी कोई बीमा नहीं होगा। तो जब बीमा नहीं हुआ तो क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k। और k को कहते क्या है, परावैद्युतांक। आप क्या ज्ञात करना चाहते हैं, डायमेंशन। तो k का डायमेंशन पर पहुंच जाइए, k के डायमेंशन पर पहुंचिए। k का डायमेंशन अभी मैंने जस्ट ज्ञात करके बतलाया। यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ है mL³ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2। चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चे, देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन को पलट देते हैं, नीचे भाग में है, गुना में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। तो चलिए बोलिए क्या हो गया, m के पावर 1 तो हो गया m का पावर -1, l + 3 तो ऊपर हो गया -3, l -4 तो ऊपर हो गया t के पावर 4, और a -2 तो ऊपर हो गया a²। डायमेंशन को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो आपका निकल करके आया, ये निकल करके आया डायमेंशन, हिंदी में इसको कहते हैं बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और उसी का आपको बीमा ज्ञात करके बताया गया है। चलिए इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट जगह मेरे पास में है ना, देख लीजिए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए निकाल ही लेते हैं, जगह है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। अगला हम टॉपिक लिखते हैं स्टार में, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है। चलिए वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए अब फिर हम फार्मूला लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो देखते हैं वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के लिए इसका फिर मान उठाते हैं।
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के। तो ध्यान से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने बतलाया कि 4 पाई यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही कोई बीमा होता है। मात्रक के बीमा नहीं होगा, वैल्यू तो होगा ही। 4 पाई तो ऑलरेडी अंक है, तो हम तो 4 से भाग तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाग होगा 4 हो गया, गुने 3.14 गुने, अब देखेंगे के और के का मान। अब ज्ञात क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की ज्ञात करेंगे तो मान भी के का रखेंगे। तो के का मान यहाँ से उठाइए, 9 गुने 10 के पावर 9, यहाँ पे हो गया 9 गुने 10 के पावर 9, 10 का पावर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जगह का थोड़ा अभाव हो रहा है यहाँ, ध्यान से देखेंगे, इसको नीचे से एडजस्ट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/, देखिए 10 के पावर 9 जो है नीचे प्लस में, 10 के पावर 9 नीचे प्लस में, ऊपर गया तो हो जाएगा माइनस में। तो ऊपर हम लिख देते हैं 10 के पावर -9 और नीचे क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, 4 गुने 3.14 गुने 9, 4 गुने 3.14 गुने 9। अब इसको हम गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 9 चक 36, 9 चक 36 और 36 में 3.14 से गुना करेंगे तो आएगा 36 से, चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 36 से गुना करते हैं, 6 चक 24 के 4 हाथ से 2, 6 2 8, 3 तिहाई 36 18 ही होगा। 4 तिहाई 12 के 2 हाथ से लेख, 3 तिहाई 9, 1 10 के 0 से लेख, 3 तिहाई 9 और 1 10, 4 8 2 10, 8 1 9 1 1, ये गलत हो रहा है। 6 चक 24 के 4 हाथ से 2, 6 2 8, 36 18, 36 18 के 88 113 ठीक है, 113.04 आएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 113.04। चलिए इसको हटा देते हैं, 113, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 113.04। अब आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर ऊपर कुछ नहीं तो देख लीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो गुना में 1 तो हम लिख सकते हैं, एकदम निश्चित रूप से लिख सकते हैं। तो ऊपर 1, अब 1 बटा इतना से भाग करना है, 1 बटा 113 दशमलव तो भाग करेंगे तो 0.00885 ऐसे समथिंग में आएगा और गुना 10 के पावर -9, ये भाग करेंगे तो आपका भागफल जो होगा वो 0.00885 और भी आ सकता है दशमलव के बाद। चलिए इतना ही वैल्यू हम लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। तो देखेंगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दशमलव को अगर हम साइंटिफिक डेट में तोड़ते हैं, सार्थक अंकों में तोड़ते हैं, हाँ ठीक है चलेगा उतना, सार्थक अंकों में तोड़ते हैं तो सार्थक अंक के लिए देखिए एक रूल होता है, फिजिक्स का कंडीशन समझिए। रूल क्या है कि दशमलव से पहले 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दशमलव से पहले 0 है, ये अमान्य हुआ। दूसरी नंबर बात, दशमलव से पहले 10 से कम होना चाहिए, दशमलव से पहले 10 से कम होना चाहिए। तो दशमलव से पहले ये 0 है तो ये तो अमान्य है। अब इस दशमलव को हम उठा करके वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ अंक 10 से कम हो। तो अगर हम यहाँ पे सपोर्टेड अगर रख दिया तो दशमलव से पहले 88 है जो 10 से ज़्यादा है, ये भी अमान्य हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे दशमलव को 8 तक बैठा दिया तो आ गया 8.85 और दोनों दशमलव के बीच में 3 गो अंक है, दोनों दशमलव के बीच में 3 गो अंक है। इसीलिए नीचे 1000 से हमने भाग किया, 1000 गुने 10 के पावर -9। अब आप देखेंगे 8.85 गुने 10 के पावर, अब आप देखिए ध्यान से देखेंगे 1000 में शून्य है 3 गो, 1000 में है शून्य 3 गो, 1000 में शून्य है 3 गो, तो 3 के मतलब पावर 3 और ऊपर है -9 और नीचे है पावर +3। ऊपर गया तो -3, ऊपर गया तो -3, तो -9 और -3 मिलकर के हो जाएगा -12, -9 -3 मिलकर के -12। चलिए इसका मात्रक रख देते हैं
फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। चलिए, तो यहाँ पे मैंने मात्रक लगा दिया फैराड प्रति मीटर। आप ध्यान से देखेंगे, आप चाहे तो ये भी आप मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। अगर ये मात्रक लिखते हैं वो भी सही है, क्योंकि मेरे पास में उधर जगह का अभाव था, इसीलिए मैंने फैराड प्रति मीटर लिखा। आप कोई मीटर मात्रक लगा दीजिए, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको अब अगले क्लास में डायमेंशन को बताऊंगा। डायमेंशन ये मेरा पूरा वादा रहा कि डायमेंशन का क्लास आप एक बार देख लेंगे। क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए एकदम सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है। मेरा डायमेंशन का आप क्लास देख लो एक, उसके बाद आपको डायमेंशन बनाने में कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। 110% ये मेरा गारंटी है। आप पूर्णतः डायमेंशन को सीखेंगे, जो कि मैं अगले क्लास में आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके।